प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक बार फिर प्रदेश और देश की सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक लंबा समय बीत गया, लेकिन वह समस्या जस की तस है, अर्थात रूस और यूक्रेन के बीच जंग। तो आज हम एक बार फिर उस जंग पर ही बात करने जा रहे हैं। हमारा विषय है जिद की जंग, किसे खुशी कौन बेरंग। संदर्भ यह है कि रूस और यूक्रेन के संदर्भ में तमाम राजनीतिक विश्लेषण, सैन्य विश्लेषण फीके पड़ गए, विफल हो गए। सबका आकलन था जंग होगी नहीं, सबसे पहले था, और जंग होगी तो लंबी चलेगी नहीं। लेकिन जंग हो भी रही है और लंबी भी चल रही है। 3 महीने होने को आ गए हैं। नतीजे के संदर्भ में सवाल है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ये बताने की कोशिश करते हैं वो कितनी दृढ़ता के साथ रूस का मुकाबला कर रहे हैं, और ये दावा भी करते हैं कि हम रूस को हरा देंगे। दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन है, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, अपने देश को समझ पाने में कामयाब रहे हैं कि ये जंग बेहद जरूरी थी, और इस जरूरत के बीच में वह अपने लक्ष्य बदलते रहते हैं। बताने की कोशिश दुनिया को यही करते हैं कि जो मैं चाहता था मैं वैसा ही प्राप्त कर रहा हूं। इन सबके बीच में पश्चिमी देश हैं और उनका नायक अमेरिका है, जिसको ऐसा लगता है कि इस जंग के अंतर्गत वह सब कुछ पा रहा है जो दरअसल पाना था। उसने यूक्रेन को दांव पर लगा, अपने हथियार उपलब्ध करा, अपने संभावित शत्रु रूस को उलझा दिया है। उसे खोखला करने के संदर्भ में जो कोशिशें प्रत्यक्ष तौर पर परवान नहीं चढ़ पा रही थी, इस जंग के माध्यम से परवान चढ़ रही है। इसलिए लोग मारे जा रहे हैं यूक्रेन के, शहर बर्बाद हो रहे हैं यूक्रेन के, तमाम प्रकार का नुकसान हो रहा है तो यूक्रेन का। अगर इन पश्चिमी देशों के हिस्से में नुकसान की शक्ल में कुछ समझना है तो केवल इतना है कि वह बड़े पैमाने पर हथियार यूक्रेन को उपलब्ध करा रहे हैं जो इस युद्ध में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब इन्हें हथियारों के नुकसान के संदर्भ में देखा जाए या व्यापार के संदर्भ में, वो एक दृष्टिकोण हो सकता है। और इन सब के बीच में जो एक दूसरा पहलू है वो है नाटो के विस्तार के संदर्भ में। व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया था कि यह कदम उन्होंने इसलिए उठाया है क्योंकि वह नाटो को अपनी सरहद पर आने नहीं दे सकते। यूक्रेन ऐसे कदम उठा रहा था जिसके चलते रूस की संप्रभुता को खतरा था। लेकिन यूक्रेन को रोकते ये क्या हुआ, फिनलैंड और स्वीडन इन दोनों ने आवेदन दे दिया है नाटो में शामिल होने के संदर्भ में। तो कुल मिलाकर आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इस युद्ध की दिशा क्या है, इस युद्ध के चलते इस समय यूरोप की दशा क्या है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो इन विषयों के जानकार हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस संजीदा विषय पर कुछ गंभीर बात करने की कोशिश इस कार्यक्रम में करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र युद्ध को समर्पित है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि कभी भी युद्ध के बारे में यह न सोचें कि यह अपराध नहीं है, चाहे वह कितना ही आवश्यक क्यों ना हो, कितना भी उचित क्यों ना हो। अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा यह बात कही गई थी। तो कुल मिला के रूस और यूक्रेन के संदर्भ में चाहे जेलेंस्की जो बोले, चाहे व्लादिमीर पुतिन कुछ भी बोले या कोई अन्य कुछ भी बोले, सच यही है कि यह युद्ध ठीक नहीं है। इस युद्ध का होना ठीक नहीं है, इस युद्ध का चलते रहना भी ठीक नहीं है। इसी रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ मंजी पुरी साहब है, एक लंबे अंतराल के बाद इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के बड़े जानकार हैं, देश की विदेश सेवा से संबद्ध रहे हुए हैं, उस विदेश सेवा से जो राहुल गांधी के निशाने पर आजकल है। पर मंजी पुरी साहब के साथ ठीक रहा, वो पहले ही रिटायर हो गए। राहुल गांधी ने अभी बताया है लंदन में बैठ के कि अब जो भारतीय विदेश सेवा है वो अहंकारी हो गई है। समझूंगा मैं उनसे। बहरहाल हमारे साथ में सैन्य विशेषज्ञ के तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल रहे JS सोढ़ी साहब हैं, पहले भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं, बहुत ही संजीदगी से यथार्थ बातें हमारे बीच में रखे हैं। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर राम तिवारी जी भी हैं, और साथ ही रमेश भांजी वरिष्ठ पत्रकार, वह भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं मंजी पुरी साहब से ही करना चाहता हूँ। पुरी साहब से समझना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय हालात के संदर्भ में। जितनी बातचीत मेरी रशिया में हो रही है वहां पर लोग बता रहे हैं जो तात्कालिक कुछ प्रदर्शन थे पुरी साहब, वो अब सब बंद हो गए हैं। रूस के लोगों को कम से कम समझा पाने में व्लादिमीर पुतिन कामयाब हो गए हैं कि ये युद्ध देश हित में है, देश के लिए बहुत जरूरी था, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं देश के हित के लिए कर रहा हूं। पर इन सब के बीच में आपसे समझना चाहता हूं, जेलेंस्की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ऐसे प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि वह महानायक हैं, देश के लिए किस कदर लड़ रहे हैं। पर क्या सच यही है, या आप महसूस करते हैं कि जेलेंस्की महज एक औजार बनकर रह गए पश्चिमी देशों के, यूरोप के तमाम देश और अमेरिका के, जो जेलेंस्की को चढ़ाकर कुल मिलाकर उस देश को और उस देश के लोगों को बर्बाद करा दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर देश बर्बाद हो रहा है, हथियार लगातार उपलब्ध कराकर रूस को खोखला करने में
और उसकी कीमत यूक्रेन के द्वारा चुकाए जाने के संदर्भ में रणनीति में कामयाब हो रहे हैं। थोड़ा आपसे नजरिए को समझें, कहां खड़े हैं हम लोग? हिमांशु जी नमस्कार। जी मैं बहुत हफ्तों से यहाँ पर आपके प्रोग्राम में नहीं था, उसके लिए क्षमा चाहता जी सर। हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सभी जितने भी लोग थे आपके प्रोग्राम में जो आते थे, हम चाहते थे अपने दिल से कि किसी तरीके से मामला आगे चला जाए, चाहे हमें पता था कि कितना संबंध है, उसमें कोई शक की बात नहीं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब तो 3 महीने हो गए। जी अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी किताब है, एलन पेटन ने लिखी थी साउथ अफ्रीका के बारे में। जी किताब का नाम है क्राई द बिलवेड कंट्री। उससे बढ़िया टाइटल डिस्क्राइब नहीं कर सकते यूक्रेन का। जी यूक्रेन 46 मिलियन लोगों का देश, जी यानी 4.5 करोड़ लोगों का देश, जिसकी टोटल ज्योग्राफी वगैरह अगर आप देखी जाए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो ऑलमोस्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 15 से 20% यूक्रेनियन शरणार्थी बन गए। जी यूक्रेन का ईस्टर्न हिस्सा जो है, सदर्न हिस्सा जो है और सेंट्रल हिस्सा भी जो है, बिल्कुल जैसे आपने कहा बर्बाद हो गया है। जहां पर फैक्ट्रियां चलती थी, जहां पर बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी, वहां पर आज तहस नहस नजर आ रहा है। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्राइस कौन दे रहा है? यूक्रेन दे रहे हैं, यूक्रेनियन दे रहे हैं। जी जेलेंस्की, हम जो भी कहें उसके बारे में, अंग्रेजी में एक और मुहावरा है, हॉइस्ट ऑन योर पेटार्ड। लेकिन जेलेंस्की तो है तो वो वेस्टर्न पेटार्ड पे ही हॉइस्ट हो गए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, हमें मानना पड़ेगा। जी वो चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाए, जहां भी कहें, जब तक वो एक जिसको कहते हैं एक सिचुएशन के लिए बिल्कुल यूजफुल है, उनको बिल्कुल चढ़ाते जाएंगे और उनका काम होता जाएगा। मैं आपके लिए एक और चीज भी कहना चाहूँ। जी यहाँ पर प्राइस सिर्फ यूक्रेन ही नहीं दे रहा, यहाँ पर प्राइस सिर्फ रशिया ही नहीं दे रहा, काफी हद तक रशिया भी दे रहा है प्राइस, साथ साथ यूरोप भी प्राइस दे रहा है बहुत जबरदस्त पैमाने। जी और यूरोप ये नहीं कह सकता कि हम अनब्लेम्ड वर्दी है, हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। नहीं, यूरोप को कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट देना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स, और साथ साथ जो यूक्रेन की तबाही है इसका खर्चा एंड में यूरोप को ही देना पड़ेगा। तो इसमें व्यापार सौदागिरी ये तो शायद होगी थोड़ी बहुत, लेकिन किसके साथ सौदागिरी? यूक्रेन के पास तो कुछ होगा ही नहीं देने के लिए। तो जो आप कह रहे हैं बहुत सही है, बिल्कुल सच है। एक किस्म का स्टेलमेट लग रहा है, और उस स्टेलमेट में यूक्रेन की तो तबाही हुई, यूरोप की भी काफी हद तक डिमिनिशिंग हुई। मैं एक और चीज आपको कहूँ, जी यूरोप जो था 60 साल के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 60-70 साल के बाद, इन अ वेरी लिमिटेड सेंस अपनी अपनी भूमिका दिखाई। जी जर्मनी जैसा कंट्री खास करके एक किस्म का मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक छोटा सा सितारा तो उभर के निकल सकता। 5 मिनट नहीं लगे कि बिल्कुल वहीं पर वापस जाना पड़ा। और स्थिति हमको ये माननी पड़ेगी कि आज यूरोप में चाहे उनकी अपनी इसकी दे माइट एग्री टू इट, बट एग्री क्या करें, चॉइस क्या है उनके पास, कि उनकी रणनीति नहीं है। रणनीति तो अक्रॉस द अटलांटिक ओशन है और वही बन रही है। ये बहुत अच्छी बात है मल्टीपोलैरिटी के लिए हमारे लिए। अगला सवाल अगर आप पूछे तो मैं आपको बताऊं कि जी ये हमारे लिए भी शायद इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड इज अ गुड आइडिया। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि यूक्रेन इज पेइंग द प्राइस फॉर अदर पीपल्स ईगो एंड अदर पीपल्स इंटरेस्ट। आपने कुल मिला के बात ये बताई कि यूरोप की जो अपनी हैसियत थी वो इस पूरे युद्ध के दौरान घट गई। कुल मिला के वह अमेरिका का उपकरण बनता हुआ ही प्रतीत हो रहा है, जेलेंस्की इन दोनों का और यूरोप अमेरिका का। आपसे एक बात और समझना चाहता हूं, इसके बाद में मैं जाना चाहूंगा थोड़ी सा आपके पास, ये फिनलैंड और स्वीडन को क्या सूझा इस मौके पर नाटो के संदर्भ में सस्ता लेने का आवेदन करने के संदर्भ में? एक तटस्थ देश की भूमिका में थे। ये भूमिका अमेरिका की सफलता के तौर पर देखते हैं, रूस की विफलता के तौर पर देखते हैं, या कोई और नजरिया आपका इसके संदर्भ में? ये समय और ये कोशिश, इसके संदर्भ में पुरी साहब थोड़ा सा हमारे को रोशनी देंगे? देखिए, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखते हैं। जी ये जो फिनलैंड था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको बहुत साल यूएन की मेंबरशिप नहीं मिली, क्योंकि यूएसएसआर हमेशा उसको वीटो करता। जी ठीक है, उसके बाद जब ये मिली तो एक इस किस्म की शर्त ही समझ लीजिए वो ये थी। और फिनलैंड का एक बॉर्डर है, कॉमन बॉर्डर है रशिया के साथ, और बहुत सारा बॉर्डर के क्रॉस ट्रेड भी होता है। जी याद रखिएगा, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर
भी ये लोग अपना कई किस्म के संबंध वहां पर स्थापित रहते थे। तो फिनलैंड का एक कॉन्शियस डिसीजन था उनकी पॉपुलेशन का कि हम चाहे ही वेस्टर्न कंट्री हो, फ्री मार्केट इकोनॉमी हो, डेमोक्रेसी हो, लेकिन हम रशिया को कभी इतने ज्यादा तंग नहीं करेंगे, उसके साथ इतना तनाव नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा नहीं। सिमिलरली स्वीडन का भी यही पक्ष था, और स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया, लेकिन नाटो नहीं ज्वाइन किया। ये उनकी पॉपुलेशन के बीच में भी ये था कि ये एक किस्म का संतुलन हम मेंटेन करेंगे, ये हमारे लिए भी अच्छा है। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति जो हो गई है वहां पर, रियलिटी तो है दे वर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि हम पे आक्रमण हो। उसका बचाव के लिए ये भी उन्होंने नोट किया है कि नाटो फोर्सेस नहीं आएंगी जब तक आप नाटो के मेंबर नहीं होंगे। वो तो आप ज़ेलेंस्की के लिए और यूक्रेन के केस में भी देख रहे हैं। दूसरी बात, दबाव फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड जरूर उनके ऊपर ज्यादा होगा कि देखिए आप हमारे सारा फायदा नहीं उठा सकते, उसकी जो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको लेनी पड़ेंगी, नाटो का मेंबरशिप भी लेना पड़ेगा। दोनों तरफ से जरूर होगा, लेकिन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म ये जो भी उनकी न्यूट्रलिटी थी, ये तो एक किस्म की वैसी न्यूट्रलिटी थी जो न्यूट्रलिटी रशिया और वेस्ट ने दोनों ने कहा ठीक है आप बने रहो न्यूट्रल, लेकिन रियलिटी में तो वो एक वेस्टर्न कंट्रीज थे, और दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव कम बैक टू डू। उनकी तरफ से अब के पॉपुलेशन शायद अपनी एक थ्रेट समझे, दूसरे लोग जो भी समझे, रशिया के लिए तो ये अच्छी बात तो सर्टनली नहीं हुई, लेकिन ये बात एक एक्सपेक्टेड सिचुएशन थी जो रशियन भी मानेंगे, और यूक्रेन और स्वीड और फिनिश जो पॉपुलेशन है वो भी इसके लिए इन फेवर है। एंड सो अब तो सिर्फ रह गया कि उसकी प्रोसेस होगा या नहीं होगा, टर्की उसको ना करेगा नहीं करेगा, टर्की के अपने इंटरेस्ट है, ब्लैक सी में इंटरेस्ट है उनका, रशिया के साथ इंटरेस्ट है, सो अदर मैटर्स आर इन्वॉल्व। लेकिन वेस्टर्न पार्ट्स के लिए तो स्वीडन और फिनलैंड वैसे ही उनके पार्ट थे, चाहे औपचारिक तौर में नहीं थे, अब होना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं। मेरे दो संक्षिप्त सवाल हैं। एक तो ये कि क्या टर्की की असहमति नाटो की संस्था में बाधक रहती है? क्या एक सदस्य देश अगर विरोध करता है तो उस विरोध को अनदेखा किया जा सकता है प्रक्रिया में? क्या एक तो ये बात तकनीकी तौर पे आपसे समझना था। और क्या निजी तौर पर आप मानते हैं कि रणनीतिक विफलता है ये व्लादिमीर पुतिन की कि वह अपने पड़ोस के इन दो मुल्कों को ये विश्वास दिला पाने में कामयाब नहीं रहा कि यूक्रेन से जो भी चल रहा है पर तुम्हारी संप्रभुता के साथ में, तुम्हारी सुरक्षा के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होने वाला है? कहीं ना कहीं पुतिन इस मामले में चूक गए। देखिए, पुतिन इस मामले में चूक गए, मैं तो नहीं समझता कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये फिनलैंड और स्वीडन नाटो के मेंबर बने या ना बने। सही है, वो उनका रियल इंटरेस्ट है कि यूक्रेन ना बने। उसका कारण यही नहीं है मिलिट्री कॉन्सेप्ट, उसका ये भी कारण है कि उनके यहाँ एक किस्म की भावना है कि यूक्रेनियन और यूक्रेन जो है वो हमारी टेरिटरी है, हमारी सभ्यता है, हमारे साथ मिलती है, और ये जो थी ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब जंग में क्या हो रहा है ये तो बाद में सारे मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट इसका विश्लेषण करेंगे कि रूस रियली हैज इट नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल, या वो इतने लिमिटेड स्टाइल से सिर्फ उनको उनकी जिसको कहते हैं पिटाई करी जा रहे हैं विदाउट एनी रियल हिट ऑन देयर साइड, मिलिटरीली इकोनॉमिकली हिट तो हिट हो रहा है या नहीं हो रहा ये मुझे नहीं पता। आपने जो टर्की की बात की, टेक्निकली नाटो की मेंबरशिप एक्सपेंशन के लिए सर्वसम्मति चाहिए, लेकिन टर्की कितनी कुछ ये गेम खेलेगा ये तो देखने की बात है। टर्की अभी तो गेम ये खेल रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम रूस और वेस्ट के बीच में समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। टर्की को ब्लैक सी में इंटरेस्ट है, और ये नोट करिएगा चाहे रूस की वहां पर सफलता हो या ना हो, लेकिन ब्लैक सी का जो एरिया है, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है उनके लिए, वहां पर तो उन्होंने जबरदस्त कब्जा बना लिया है। चाहे मारियोपोल को देखिए, ओडेसा पोर्ट उन्होंने ब्लॉकेड किया हुआ है, सारा डॉनबास ये सारा एरिया जो उनके साथ बिल्कुल कंटिगुअस है, उन एरियाज पे तो उन्होंने जबरदस्त कब्जा लगा लिया, और ये वापस लेना बिना एक प्रॉपर डिफीट का ये तो बिल्कुल नामुमकिन लगता। टर्की को उससे अपने ही हित का भी एक साइड है, दूसरी साइड में अपना नुकसान भी नजर आता, तो कितनी देरी वो गेम खेल पाएंगे एज अ मेंबर ऑफ नेटो, ये देखने की बात है। पता नहीं इतना ज्यादा दूर खींच नहीं पाएंगे शायद ये, लेकिन देखना पड़ेगा कि किस तरह ये जंग थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मंजीपुरी साहब का ये कहना है, लेकिन तकनीकी तौर पर ये जरूर है कि नाटो के विस्तार के लिए सदस्य देशों की सर्वसहमति अनिवार्य है। तो लिहाजा रशिया का एक खेल ये हो सकता है कि वह टर्की को इस बात के लिए राजी रखे कि वह अपने असहमति के स्वरों को मध्यम ना होने दे।
बंद ना होने दें। लेकिन मैं सोढी साहब आपसे युद्ध के हालात को समझना चाहता हूं। पश्चिमी मीडिया के स्तर पर जो खबरें आती है वो तो यही बताने की कोशिश आती है कि रूस को देखिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। एक खबरें ऐसी भी चलती थी कि रूस में तो इतना आर्थिक सामर्थ्य ही नहीं है कि वो इतना लंबा लड़ाई लड़ सके, रोज का इतना खर्चा है। पर दूसरी तरफ आप जैसे विशेषज्ञ जब हमारे कार्यक्रम में आए तो आपने ये बताया था कि ब्लैक सी के माध्यम से जिस तरीके से रूस बढ़ रहा है वह अपने आप को मजबूत कर रहा है। तो थोड़ा आज के हालात में दृष्टि देंगे कि खड़ा कहां है रूस? जय हिंद डॉक्टर हिमांशु जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। जी हिमांशु जी, आज 3 महीने खत्म हो गए इस जंग को। जी ये तो साफ है कि रूस के जो सैनिक लक्ष्य थे जब उसने ये जंग छेड़ी, जी वो सैनिक लक्ष्य उसके पूरे नहीं हुए और उसे लड़ाई के बीच में अपने सैनिक लक्ष्यों को बदलना पड़ा। जी 23 अप्रैल 2022 को रूस के सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमांडर जी जनरल रुस्तम मिनेकेव ने यह ऐलान किया कि अब रूस का जो सैनिक लक्ष्य है यूक्रेन में वो है डॉनबास के इलाके पे कब्जा करना, ताकि उसको लैंड कॉरिडोर के तहत क्रीमिया से जोड़ा जाए और आगे मोल्डोवा में ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन से जोड़ा जाए। और कुछ दिन पहले ही 10 अप्रैल 2022 को रूस ने यूक्रेन के थिएटर कमांडर को बदल दिया और नए थिएटर कमांडर लेके आए जिनका नाम है जनरल अलेक्जेंडर वॉर्निकोव। किसी भी युद्ध में कमांडर तभी चेंज होता है, या तो वो घायल हो जाए या उसकी मौत हो जाए या फिर वो अपने सैनिक लक्ष्य को पाने में असफल रहा हो। और ये जो जनरल वॉर्निकोव को लाए ये सिर्फ इसलिए था कि इनके सैनिक लक्ष्य पूरे नहीं हुए। 3 मुख्य कारण है कि रूस की जो सैनिक लक्ष्य यूक्रेन में पूरे नहीं हुए। पहला है कि किसी भी सैनिक पढ़ाई में यह सिखाया जाता है कि जो आपकी लड़ाई का टाइमिंग होता है वो सबसे अहम होता है। हमें याद होगा डॉक्टर हिमांशु जी, 1971 में अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल मैनेक्शॉ को बुलाया और बोला कि मैं चाहती हूं कि आप बांग्लादेश में युद्ध करें। फील्ड मार्शल मैनेक्शॉ ने प्रधानमंत्री को जवाब दिया कि मैं अप्रैल में अगर युद्ध करूंगा तो मैं आपको सिर्फ विफलता या पराजय का आश्वासन देता हूं, अगर मैं दिसंबर में युद्ध करूंगा तो मैं आपको विजय का आश्वासन देता हूं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने फील्ड मार्शल मैनेक्शॉ को बोला मैं आप पे भरोसा करती हूं, आप वो करिए जो आप चाहते हैं। उस मीटिंग में तब डिफेंस सेक्रेटरी मौजूद थे और वो बड़े तिलमिला गए कि एक सेनाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को फील्ड मार्शल मैनेक्शॉ पे पूरा भरोसा था और ये इतिहास जानता है कि जब भारत ने बांग्लादेश में आक्रमण किया तब 14 दिन के अंदर हमने बांग्लादेश को आजाद करा दिया। तो जो रूस ने यूक्रेन में जंग किया वो उसने बहुत गलत टाइमिंग पे किया, क्योंकि तब फरवरी के महीने में पूर्वी यूरोप में बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फ होती है। तो जितने खुले मैदान थे वो रूस के आर्मर्ड वॉरफेयर टैंक्स इस्तेमाल नहीं कर पाए, उन्हें सड़कों पे चलना पड़ा, जिसकी वजह से वो एक अच्छे टारगेट बन गए यूक्रेन के लिए। दूसरा जो इनका कारण हुआ कि युद्ध सफल नहीं हुआ वो था क्योंकि इनके टैंक रोड पे चले तो जो यूक्रेन की सेना और सिविलियन सैनिक लोग थे उनको मौका मिल गया रिग्रुप करने का और एक मुंह तोड़ जवाब देने का। और तीसरा जो एक अहम कारण था इस विफलता का कि राष्ट्रपति पुतिन ने सोचा कि यूक्रेन की 30% आबादी मेरे साथ है क्योंकि वो रूसी भाषा बोलती है, लेकिन वो भूल गए कि 70% आबादी उनके खिलाफ थी। अगर हम इतिहास में देखें डॉक्टर हिमांशु जी, अमेरिका ने जो 3 बड़े युद्ध लड़े, चाहे वियतनाम में था, चाहे इराक में था और चाहे अफगानिस्तान में था, ये युद्ध 21 साल, 8 साल और 22 साल चले। ये सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि वहां की जो आबादी थी वो अमेरिका के खिलाफ थी। यूक्रेन की 70% आबादी रूस के खिलाफ थी और तभी रूस ने ये लड़ाई की और तभी उसको वो सफलता नहीं मिली जिसका इसको आशंका थी। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा डॉक्टर हिमांशु जी कि जब ये लड़ाई चल रही थी, जब रूस ने देखा कि उन्हें वो सफलता नहीं मिल रही है, उन्होंने अपना सैनिक लक्ष्य चेंज किया, जिसकी वजह से जो सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमांडर का ये बयान था। तो अब ये जो लड़ाई है ये रूस के लिए तो वो सफलता हो नहीं पाई। अब रूस डॉनबास के इलाके पे कब्जा करके अपनी जीत का ऐलान कर देगा ताकि उसका भी फेस सेवर हो जाए और उसकी भी जो स्टेटस है सुपर पावर की वो भी बचे रहे और ये युद्ध भी खत्म हो जाए। जी,
तो मैं आपसे समझना ही चाहता हूं कि आज की तारीख में रूस जिस स्थिति में है उसे आप सैन्य दृष्टि से क्या मानते हैं, एक, और सैन्य लक्ष्य में बदलाव को आप विफलता के तौर पर देखते हैं या एक कूटनीतिक बुद्धिमत्ता के तौर पर देखते हैं कि आप अपने लक्ष्य को हालात के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं? इसे किस दृष्टि से कहेंगे आप? डॉक्टर हिमांशु जी, किसी भी जंग में ये आम होता है सैनिक लक्ष्य का चेंज होना, लेकिन इस जंग में सैनिक लक्ष्य का बहुत बड़ा चेंज हुआ है जी। क्योंकि अगर रूस की मंशा कीव के ऊपर कब्जा करने की नहीं थी जी। तो वो कीव तक हमला नहीं बोलता। अगर उसकी मंशा शुरू से ही डॉनबास के इलाके की होती तो वो डॉनबास के इलाके पे ही लड़ाई करता और नाइपर रिवर को वो क्रॉस नहीं करता। लेकिन रूस ने एक और जो भारी चूक की कि उसने इस जंग में अपनी वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया। अगर लड़ना है तो पूरे ताकत और पूरे दल के साथ लड़ना होता है, नहीं तो ये जो आधा इन्होंने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पे किया, ये उनको वो सफलता नहीं मिली। मेरे मायने में तो ये जो जंग चल रहा है 3 महीने खत्म हो चुके हैं, इतने करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। इनफैक्ट इस जंग में रोज रूस का 20 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च आ रहा है। जो रूस के ऑब्जेक्टिव थे वो तो अचीव नहीं हुए। हाँ, अब एक फेस सेवर के तौर पे वो डॉनबास से इलाका कब्जा कर लेगा और अपनी जीत हासिल कर लेगा। और जैसा आपने शुरू में सही बताया कि अगर इसका एम नाटो ही था कि यूक्रेन नाटो ना ज्वाइन करे, फिनलैंड और स्वीडन तो ऑलरेडी तैयार है किसी भी वक्त नाटो में जाने के लिए। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो रूस के जो सैनिक लक्ष्य थे वो पूरे नहीं हुए। अब ये लड़ाई लंबी चली जा रही है जिसका ना फायदा रूस को होगा, यूक्रेन को तो बिल्कुल ही नहीं है। तो कुल मिलाकर लक्ष्य को प्राप्त करने में रूस सफल नहीं हो रहा है। पूरी बातचीत इस दृष्टिकोण पे जा रही है कि आखिर में फायदे में तो केवल अमेरिका दिखाई दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर राम तिवारी आपके पास जाना चाहता हूं और एक बात जो आपसे समझना चाहता हूं, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र संघ में निंदा प्रस्ताव, ऐसी खबरें बहुत आती थी। अब युद्ध चल रहा है, लोग मर रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं, पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कहीं अता पता नहीं है। क्या इस युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान संयुक्त राष्ट्र संघ का हो गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था के संदर्भ में अब किसी का ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि ऐसी संस्थाओं का होना ना होना दोनों के कोई मायने नहीं है? सर्वप्रथम मैं जनता टीवी और डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं जी कि आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न चैनलों पर सिर्फ काशी और ज्ञानवापी मुद्दा छाया हुआ है जी। उस बीच आपके चैनल पर अंतर्राष्ट्रीय विषय पर इतनी अच्छी डिबेट हो रही है। मैं इससे पूर्व भी आपके डिबेट में इसी इशू पर रह चुका हूं जी। तो आपका इस हेतु हार्दिक अभिनंदन है और आए हुए सभी अतिथियों का भी हार्दिक अभिनंदन है जी। अब मैं आप द्वारा कही हुई विषय अभिव्यक्ति की तरफ आता हूं जी। कि जब यह युद्ध प्रारंभ हुआ था तो दो आशंकाएं बलवती थी जी। एक तो कि यह युद्ध होगा ही नहीं जी। और दूसरी ये आशा की गई थी कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा जी। जिसमें दूसरी आशंका तो अभी बलवती होती नहीं दिखाई पड़ रही है लेकिन पहली आशंका निर्मूल साबित हुई और युद्ध हो गया। जी। यूक्रेन पे रूसी हमले से पहले वहां धारणाओं का युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था जब राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सैन्य जमवाड़े को विशेष सैन्य अभ्यास बताया था जबकि अमेरिका का कहना था कि रूस हमला करेगा। ना आज वहां जंग खत्म हुई ना धारणाओं की लड़ाई खत्म हुई बल्कि बाइडेन और जेलेस्की ने धारणाओं के इस युद्ध में शुरू बढ़त जो हासिल की थी उसे बरकरार रखना अत्यंत कठिन होता चला जा रहा है जी। इस युद्ध में मैं तार्किक और व्यवहारिक दोनों पक्ष की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जी। वर्तमान में विकसित और विकासशील देश कोरोना काल खंड के बाद इन दोनों देशों में एक अजीब प्रकार का संघर्ष का परिवेश शुरू हो गया है ये बड़े आश्चर्य का विषय है कि जिस कोरोना काल खंड में विश्व के सभी देश जीवन की जंग लड़ रहे थे उसी कोरोना कालखंड जो अभी भी विश्व परिवेश पे समाप्त नहीं हुआ है इतने बड़े युद्ध को आमंत्रण दे दिया जी। तो इसको तार्किक ढंग से मैंने पहले ही आपके चैनल पर कहा था कि इसका सारा मूल है कि गंदा है पर धंधा है ये सारी जंग व्यवसायिक परिप्रेक्ष्य को लेकर लड़ी जा रही है और संयुक्त राष्ट्र संघ तो एक हास्यास्पद स्थिति में प्रारंभ में भी रहा है चाहे जो भी दृष्टांत आप देख लें अफगानिस्तान में जो स्थिति रही
जी इसके बाद जितने भी इराक में जब जो भी स्थिति रही अमेरिका ने अपने मन की जी तो आज संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति बहुत ही खिलौने टाइप की हो गई, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वीटो के पावर है जी वो उन्हीं देशों के पास है जो जंग में शामिल है। तो जी अपने हितों के लिए वो कहीं ना कहीं वीटो कर देते हैं। तो जी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति अत्यंत हास्यास्पद होकर रह गई है और आज विश्व के समस्त शक्तियों को इस पर चिंतन भी करना होगा जी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व अब रहना चाहिए या समाप्त हो जाना चाहिए। जी तो कहा जा सकता है कि अपने अपने आर्थिक हित के लिए सारी जंग विश्व पटल पर चल रही है। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है डॉक्टर राम तिवारी ने। जो मेरा सवाल था उसी को आगे बढ़ाया उन्होंने। इस बात पर भी अब चर्चा होनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की किसी संस्था का अस्तित्व होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस सवाल को लेकर मैं जाना चाहता हूँ रमेश भान जी के पास में। रमेश भान जी, आपका पत्रकारिता जगत का इतना लंबा तजुर्बा है, हम उन लोगों में से रहे जिसका संयुक्त राष्ट्र संघ पर बड़ा भरोसा रहा। इस देश में अभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के तमाम योगदान को केवल इस बात के साथ में खारिज कर दिया जाता है कि नेहरू ने कितनी बड़ी गलती की, कश्मीर के मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। वर्तमान हालात में देखते हुए यकीन हो जाता है कि क्या उम्मीदें पाल ली थी हमारे नेहरू जी ने। थोड़ा आप इस पर आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका के संदर्भ में हम हर मसले पर दौड़े चले जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा एक प्रवक्ता कुछ बोल देता है, हम उस पर तालियां बजाने लगते हैं, कितनी कमाल की बात कही है। क्या संस्था, एक देश की संप्रभुता पर सामने सामने डाका डाल दिया गया है और वो संस्था कुछ करने की स्थिति में नहीं है। एक ढंग से निंदा प्रस्ताव तक नहीं, कुछ करना तो दूर की बात। ऐसे संगठनों का औचित्य क्या ये युद्ध इस रूप में संदेश है दुनिया में कि कम से कम बाकी सब पे भरोसा करना, इसे एक संस्था पे तो कोई भरोसा मत करना। जी डेफिनेटली आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। देखिए यूएन यूनाइटेड नेशंस बहुत चीजों पे बहुत जगहों पे फेल हो गया है अगर हम इस बात को मान लें। लेकिन ये ऐसी संस्था है जिसके बगैर हम काम भी नहीं कर सकते, ये होना चाहिए। अब कुछ चीजें इसमें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे ये यूक्रेन रशिया, इसमें तो यूनाइटेड नेशंस एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स, जैसे यूएन सेक्रेटरी जनरल अभी पुतिन से मिले, कुछ नहीं हुआ। पोप फ्रांसिस पुतिन से मिले, कुछ नहीं हुआ। तो ये सब टूथलेस टाइगर्स हो गए हैं। कोई क्योंकि पावर्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स है जिनके पास वीटो पावर है, वो इसकी बात ही नहीं मानते जी। और असर पड़ता है छोटे छोटे कंट्रीज पे। अब दूसरी बात देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखिए एक इशू टेररिज्म का है जी। इंडिया ने इस कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा बाहर में जा रहा हूं, यूक्रेन रशिया के कॉन्टेक्स्ट से। इंडिया ने जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन इंटरनेशनल टेररिज्म वो 1996 में शायद यूनाइटेड नेशंस में दिया था, लेकिन अभी तक यूनाइटेड नेशंस हैज नॉट बीन एबल टू कम अप विद अ डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। जी देखिए ये चीज है, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है जो। अच्छा, अब इस यूक्रेन और रशिया के मामले में जैसे इन्होंने अभी कहा कि भाई वीटो पावर तो उन्हीं के पास है जो लड़ रहे हैं जी। तो यूनाइटेड नेशंस अब इसमें क्या करेगा एक्सेप्ट दैट निंदा प्रस्ताव से आजकल किसको फर्क पड़ता है? इतने सारे निंदा प्रस्ताव हैं, रशिया तो आगे बढ़ रहा है जी। किसको फर्क पड़ता है? देखिए इस यूक्रेन वॉर में अगर मैं आपका इंट्रोडक्शन सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था, आपने कहा कि सबका नुकसान हो गया। सिर्फ जो यूरोपियन और जो नेटो यूएस आर्म्स इंडस्ट्री है, सिर्फ वो फायदे में जा रहे हैं। अब इस वॉर के सिर्फ पहले 2 सप्ताह में जो यूएस वॉर मशीनरी है, वॉर इंडस्ट्री है, उनका 60% शेयर्स अप हो गए और अब बढ़ रहे हैं आगे। सिर्फ यूएस आर्म्स इंडस्ट्री का फायदा हो रहा है और किसी का फायदा नहीं हो रहा, ना तो रशिया का ना यूक्रेन का। और हमेशा ये स्टेट, अब जनरल साहब हैं यहाँ पे बहुत, हमेशा ये यूएस की स्ट्रेटेजी रही है कि अपने बॉर्डर से वॉर दूसरी कंट्री में चला जाए, चाहे सीरिया हो चाहे इराक हो, कुछ अपनी कंट्री तो सेफ है ना, अपने लोग तो सेफ हैं। तो उसमें यूनाइटेड नेशंस का भी रोल है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस कुछ कर नहीं पा रहा बिकॉज मतलब पावर्स है, इसके अगेंस्ट पावर्स है। यूएस मानेगा नहीं, रशिया मानेगा नहीं, चाइना मानेगा नहीं। तो मेरा एक सवाल आपसे है बतौर पत्रकार रमेश भान जी, 3 महीने की अवधि बीत जाने के बाद बतौर पत्रकार आप क्या महसूस करते हैं? इस युद्ध के लिए दोषी ठहराने की अगर बात आएगी, इतिहास के पन्नों में लिखने की बात आएगी, किसको दोषी ठहराया जाएगा? जेलेंस्की की मूर्खता को, पुतिन की महत्वाकांक्षा को, यूरोपियन यूनियन के षड्यंत्र को, या अमेरिका के षड्यंत्र को? थोड़ा इस दृष्टि से आपने इस युद्ध को एनालिसिस किया है? जी 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 देखिए, जहां अगर मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन चल जाए, देखिए मैं तो सिर्फ ऑनेस्टली यूनाइटेड स्टेट्स को ही दोषी ठहराऊंगा जी। क्योंकि आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन देयर वाज एन एश्योरेंस, एक एश्योरेंस दिया गया था कि भाई नेटो का विस्तार नहीं होगा जी।
लेकिन नेटो का विस्तार 16 कंट्री से 30 हो गया। 2008 में जॉर्जिया ने आवेदन दे दिया। अच्छा, इसके बाद जब पुतिन बार बार कह रहा था, पुतिन 2014 में जब प्रो रशियन गवर्नमेंट थी कीव में, यूक्रेन में, उसको अमेरिका ने यूरोप ने जबरदस्ती हटा दिया। उसके बाद जेलेंस्की आ गया। अब रशिया बार बार कह रहा था कि भाई जेलेंस्की को मुझे अपना ये एश्योरेंस चाहिए कि भाई नेटो पास में नहीं आएगा, लेकिन कोई एश्योरेंस हुआ नहीं। अच्छा, उसके बाद दिस यूएस ने क्या किया? देखिए, यूएस अब आर्म्स सप्लाई कर रहा है, खुद तो बाहर बैठा हुआ, लेकिन देर अब रिपोर्ट्स भी हैं कि भाई कुछ दिस यूके और यूएस सोल्जर्स भी यूक्रेन वॉर में मारे गए हैं। ऑल्दो ये खबरें बाहर नहीं जाती, क्योंकि अगर आपने देखा होगा पहले सेट ऑफ सैंक्शंस जब यूएस ने नेटो ने लगाए थे रशिया पे, इमीडिएटली पहले सेट ऑफ सैंक्शंस के बाद एक इंफॉर्मेशन ब्लॉकेड हो गया था रशिया पे। रशिया टुडे, रशियन मीडिया, सारा कुछ ब्लॉक हो गया था। अब अगर आप अभी पिछले 4 महीनों का देखें तो सिर्फ आपको यूएस नेटो का वर्जन सुनाई देगा। रशिया का किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। कि भाई रशिया की अगर ओपिनियन है उसका, कुछ तो समझो। विद द रिजल्ट पुतिन एक विलन बन गया है, एक डेमोनाइज हो गया वो। दिस इज, ये जो इंफॉर्मेशन वॉर है, दिस इज ए पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी, दिस इज ए पार्ट ऑफ द मॉडर्न वॉरफेयर स्ट्रेटेजी। सो इंफॉर्मेशन वॉर यूएस नेटो ने बहुत ध्यान से खेला, बड़े अच्छे से यूज किया उसको, बड़े अच्छे से यूज किया है, ये कहना रमेश भांजी का। लेकिन मैं इस चर्चा को थोड़ा और विस्तार देना चाहता हूँ। मंजीपुरी साहब, रमेश भांजी इस संदर्भ में दृष्टिकोण दे रहे हैं कि इसने अमेरिका की हथियारों की फैक्ट्री को बड़ा लाभ दे दिया, पर मैं इसे थोड़ा और व्यापक दृष्टिकोण से ये समझना चाहता हूं कि शुरुआत जब हुई थी युद्ध की, तो यूक्रेन की मदद करने के संदर्भ में पश्चिमी देश थोड़ा सहमे से ठिठक के कदम उठा रहे थे, पर इस समय पर हथियारों की आपूर्ति जैसी बढ़ा दी है, जो तमाम किस्म के हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है, इस बदलाव के संदर्भ में आपकी कोई दृष्टि है? ये बदलाव क्यों आया है? क्या इन्होंने देख लिया कि रूस अब ठीक से उलझ गया है, कहीं निकल ना जाए, इसलिए कम से कम हथियार देने में तो कोई नुकसान नहीं है? दुनिया के बीच में ये बता रहे हैं कि हम यूक्रेन को देखो कितनी राहत दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हथियार पे हथियार दिए जा रहे हैं, और इसलिए दिए जा रहे हैं कि अभी तक तुम्हारी जितनी बर्बादी हुई है कम हुई है। अभी तुम्हारे 6, 8, 10 शहर बर्बाद हुए हैं, पर अभी भी तुम्हारे पास बर्बादी के लिए बहुत कुछ बचा है। आप क्या देखते हैं इसमें? हिमांशु जी, जो आपने कहा, मैंने आपको कहा ना, इट्स क्राई द बिलवेड कंट्री, वेरी सैड स्टोरी। मैं एक छोटी सी चीज जरा आई वांट टू ऐड जी। अमेरिका का फायदा, देखिए, एंड ऑफ द डे किसी भी देश के लिए फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक पॉलिसी में ही उसकी तुलना होती जी। शुरुआत में यूक्रेन का इतना बड़ा सपोर्ट करना, ये पहली बार 9/11 के बाद हुआ कि सारी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका में बाइडेन के पीछे आ गई, और जो वहां पर इतनी बड़ी डिवाइड है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, वो सारी हो गई। लेकिन हाल ही में क्या हुआ, जब सेकंड बिल गया $40 बिलियन की और एड देने के लिए, तो इतना बड़ा सेनेटर रैंड पॉल ने कहा ये नहीं करना चाहिए। अमेरिका की अपनी इकोनॉमी तहस बहस जा रही है, वहां पर इन्फ्लेशन चल रही है, इससे फायदा होगा नवंबर की इलेक्शन में, मुझे नहीं पता। लेकिन अब तो चढ़ गए आप इस माहौल में, अब तो आपको इसमें रहना ही पड़ेगा। और अमेरिका में कई लोग ऐसे हैं, उन पॉलिटिकल एनालिस्ट में, जो ये नहीं मानते, जो पुरानी जॉर्ज कीनन की जो थियरी थी कि रशिया की कंटेनमेंट की जाए, जो मानते हैं कि रशिया को खत्म कर दिया जाए। तो ऐसे लोग भी हैं आजकल, हो सकता है कि उनकी पूर्ति ज्यादा। देखिए, ये सारी जो गेम है, ये सिर्फ इंटरनेशनल गेम ही नहीं, ये गेम होती है असल में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, और वहां के दाव पेच में खासकर इतनी बड़ी पॉलिटी जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये हमें सोचना चाहिए कि आर्म्स की तो अच्छा हो गया, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रही है और चीजें हो रही है बहुत सारी। आपने ये कहा शुरू में क्यों लोग हेजिटेट कर रहे थे, देखिए अभी भी कोई नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, ये आपने नोट किया। शुरुआत में कई सारे नेटो कंट्रीज, खास करके जर्मनी, उनके लॉज में था कि हम कहीं भी, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लॉज है, कहीं भी जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है वहां हम लीथल वेपनरी नहीं भेजेंगे। लेकिन बेचारों ने बहुत कोशिश की उसको रोकने के लिए, लेकिन एंड में तो कोई नहीं लगा। अब क्यों बदला है उनका रवैया, और क्यों बदला खासकर अमेरिका का रवैया? मेरा मानना बहुत सिंपल है कि रशिया ने जो मिलिट्री एक्शन लिया, अगर ये फुल स्केल मिलिट्री एक्शन होता, जैसे कर्नल साहब बोल रहे हैं विद एयर पावर, ये वो, चाहे उनकी भी बहुत क्षति होती, बहुत डैमेज होता, बहुत नुकसान होता, लेकिन अभी तक सारा यूक्रेन जरूर खत्म हो जाएगा।
जी उन्होंने ये नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये तो बड़े बड़े मिलिट्री एनालिस्ट सभी डिसाइड करेंगे कि उनकी शुरू में क्या रणनीति थी, क्या करना चाहते थे, कैसे थे। लेकिन अमेरिका और उनके साथियों ने एक चीज जरूर देखी ये 2-3 हफ्तों के बाद, कि देखिए इसको हथियार आप भेज दो, इससे काम चल जाएगा। जी लेकिन चूंकि शुरू में तो ये लग रहा था कि क्या होगा, 1-2 हफ्ते में अगर वो सारी आ गए तो आप हथियार भेजोगे तो क्या हो गया, आप ही के हथियार आप ही के अगेंस्ट में यूज हो जाए बाद। जी सो ये तो परिस्थिति बदलती गई। अब रूस के क्या ग्रेट आइडियाज थे ये मुझे नहीं पता। जी अभी तो मानना पड़ेगा जो कर्नल साहब ने ये कहा कि इतनी ज्यादा कोई वहां पर सक्सेस नहीं हो रहा, जो छोटा मोटा उसी को डिक्लेयर करना चाहेगा, चाहे ब्लैक सी साइड में जरूर हो रहा, वो उन्होंने सिक्योर कर लिया अपने लिए। ये तो जरूर मानना पड़ेगा, बट ये टोटल लक्ष्य था ये भी मैं नहीं मानता। जी देखिए कई बार जो होता है बड़ी बड़ी रीजंस के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, अपनी लेगेसी के लिए, बड़े बड़े नेता जो पावरफुल होते हैं वो कई चीजें करते हैं। जी आफ्टर ऑल यहाँ पर बात हुई वियतनाम की, बात हुई इराक की, ये सारी चीजें किस लिए हुई? आज हम समझते हैं कि ये चीजें तो हो नहीं थी। जी एक और चीज अगर मैं आपको मेरे को आप कहने की इजाजत जरूर दें, यूनाइटेड नेशन बहुत अच्छी तरह भान साहब ने कहा। देखिए यूनाइटेड नेशन वाज, इफ आई मे से सो वेरी सिंपली, नॉट क्रिएटेड के बिल्कुल ही कोई युद्ध नहीं होगी। एक चीज थी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, अभी तक तो नहीं हुई, आप जो भी कहिए उसके बारे में। जी दूसरा के जो बड़े बड़े पावर्स हैं वो ये नहीं कि उनकी भी टेंशन ना हो। कोल्ड वॉर में यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? कुछ नहीं किया। लेकिन ये कि वो व्यस्त रहे औरों के मामले को दखलअंदाज करते, आपस में उनके पास ज्यादा टाइम ना रहे। और इन सम सेंसेस यूनाइटेड स्टेट्स की लीडरशिप में बहुत कुछ सक्सेस हो गया। सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हो गया, बहुत चेंजेस हो गई। अब जो नई चेंज आ रही है, द राइज ऑफ चाइना, जी ये एक नई चीज है जो शायद 1945 में इतनी इस सेंस में समझ नहीं आ पाई। लेकिन अब इसके साथ जूझना पड़ेगा। क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इन कंप्लीट एग्रीमेंट हूं जो लोग ये यहाँ पर ये कहते हैं कि चाहे इतनी सक्सेसफुल नहीं है या बहुत ही कम सक्सेसफुल है इन मैटर्स ऑफ ट्रू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, लेकिन इसके बिना भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे और मुद्दे हैं जहां पर ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है और सिर्फ मनमानी और इसके साथ नहीं चल सकता। मैं एक बात जिस तरफ आपने इशारा किया उस पर थोड़ा सा और आपकी टिप्पणी चाहूँगा। हमने पश्चिमी देशों के संदर्भ में बात की, मतलब यूरोप के संदर्भ में, रशिया के संदर्भ में, यूक्रेन के संदर्भ में, अमेरिका के लाभ के संदर्भ में, पर इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था युद्ध से पहले, वो था व्लादिमीर पुतिन का चीन जाना। पर इस पूरे युद्ध के दौरान चीन की भूमिका के संदर्भ में कोई स्पष्ट स्थिति नहीं आई। उसने रूस का विरोध नहीं किया, पर यूक्रेन को मदद मिल रही है, खुलकर मिल रही है, यूरोपियन देशों की मिल रही है, अमेरिका की मिल रही है। पर 5000 पन्नों का जो एग्रीमेंट पुतिन साइन करके आए थे जिनपिंग के साथ, उसके तहत कुछ मिलता हुआ, कुछ हासिल होता हुआ आपको दिखा क्या पूरी साहब? हम तो बहुत दूर से देखने वाले लोग हैं, पर आप तो अपनी जिंदगी ही इन सारे खेलों में ही बिताए हैं। थोड़ा आप उस पर दृष्टि देंगे हम लोगों को, क्या कर रहा है चीन? हिमांशु जी देखिए, मैं अपने आपके दर्शकों को भी ये कहना चाहूंगा, रूस जो है एक बड़ा डिफरेंट किस्म का कंट्री है जी। आप याद रखिएगा कि 200-250 साल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वो एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड और कॉन्टिनेंटल यूरोप के साथ बराबरी का जूझ लगता रहा वहां पर। तभी तो क्राइमियन वॉर हुई, नेपोलियनिक एफर्ट्स हुए, ये सारी चीजें। रूस एक ऐसा देश है वो नहीं समझता है वो नंबर 3 है। हम लोग कहते हैं कि तू नंबर 3 है, नंबर 2 तो चाइना हो गया। रूस को कभी आप इंटरनेशनल मौके में देखो, वो चाइना की सपोर्ट नहीं ढूंढते जी। वो गए थे वहां पर, चाइना ने कहा यस, चाइना सपोर्ट करे ना करे, रूस की ऐसी एक अंदर से मनोभावना है उस कंट्री की, उसके लीडर्स की, कि हम एक किस्म के सुई जेनरस नेशन हैं जो अपने लिए और दुनिया के लिए बिल्कुल अटल है और हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। हम G1 G2 वो अपने आप को हमेशा वैसे ही समझते। चाइना ने उनकी सपोर्ट नहीं की, उन्होंने मांगी सपोर्ट, मेरे को तो नहीं लगता, लेकिन ठीक है। ट्रेड वगैरह के लिए चाइना का भी फायदा होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, रशिया को भी अगर वहां तक मामला जाए तो नेसेसरीली कुछ ना कुछ उसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो आपने शायद नहीं की लेकिन आपने असल में कह दी, वो ये है कि चीन को इसका फायदा है या नहीं। देखिए चीन भी अपना फायदा देखेगा और चीन अपने आप को एक ग्लोबल प्लेयर और ग्लोबल इश्यूज देखेगा। चीन और यूनाइटेड स्टेट्स जो है इनकी अपनी भूमिका है। हम समझते हैं कि चीन की तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भिड़त होनी चाहिए,
लेकिन चीन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल कैसे बना? यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको बनाया। जी चीन और यूनाइटेड स्टेट्स आर द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ ईच अदर आज भी है, जी और उनकी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो है वो एक डिफरेंट किस्म की है। हमारे लिए शायद समझनी भी मुश्किल है, और शायद वैसे भी हमारी हिस्ट्री अलग है और हम ज्यादा उसको समझते नहीं। ये जो एक रिलेशनशिप कि चीन और यूनाइटेड स्टेट्स की रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में कैसी होगी, कितनी ज्यादा कॉन्टेस्टेशन होगी एक किस्म की, लाइक जैसे कोल्ड वॉर में रशिया यूएसएसआर और यूएस में थी कि तनाव था, लेकिन एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग थी कि इसके बाहर नहीं जाएंगे। ऐसी सिचुएशन होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज मुझे जरूर पता है कि अगर एक दुनिया का G2 कायम हो जाए जिसमें चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स है, तो हमारे लिए वो खास अच्छा नहीं। भारत के संदर्भ में अपनी आशंका को साझा कर रहे हैं मंजीपुरी साहब कि अगर अमेरिका और चीन का संदर्भ में कोई रिलेशनशिप बनती है तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन अभी मैं इस चर्चा को ले जाना चाहता हूँ सैन्य हालात के संदर्भ में, और सोडी साहब आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपका मानना है कि डोनबास क्षेत्र में कब्जे के साथ में शायद युद्ध समाप्त हो जाए, छोटी मोटी सफलता के तौर पर आप देख रहे हैं, पर रूस के संदर्भ में ये बात बार बार आती है कि रूस के पास बहुत बड़ा भूभाग है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास 12 मासी के बंदरगाह नहीं थे। क्या ये जंग, क्या ये लड़ाई रूस को इस दृष्टि से एक बड़ी सफलता नहीं दिला रही है ब्लैक सी के माध्यम से कि अब उसके पास ऐसे बंदरगाह होंगे जहां पर जल मार्ग के माध्यम से 12 मासी वह व्यापार कर सकता है? क्या आप नहीं मानते हैं रूस के आर्थिक दृष्टि से ये एक बड़ी उपलब्धि हासिल होने जा रही है? बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जी। अगर हम रूस का मैप देखें तो उनके उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ 24,120 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है। जी। अब ये जो आर्कटिक महासागर है ये साल में से 9 महीने बर्फ के साथ जमा रहता है, और सिर्फ 3 महीने ही या नेवी या फिर मर्चेंट नेवी के पानी के जहाज आर्कटिक महासागर में चल सकते हैं। जी। रूस को पता था बहुत दशकों से, बहुत सेंचुरी से, कि उसके लिए अगर दुनिया पे एक अच्छा पावर बनना है उसको पानी की शक्ति बहुत जरूरी है। तो उसका जो नजर थी वो काला सागर ब्लैक सी पे थी और बाल्टिक सागर पे थी, क्योंकि काला सागर और बाल्टिक सागर ये दो पानी के सोर्स हैं जहां पे रूस की नेवी और मर्चेंट नेवी पूरे साल में 12 महीने आराम से चल सकती है और जाके वो अटलांटिक महासागर से मिल सकती है और दुनिया में अपनी शिपिंग एक्टिविटीज कर सकती है। अब रूस को पता था कि अमेरिका ने जो 9 फरवरी 1990 को अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स बेकर ने यूएसएसआर के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को आश्वासन दिया था कि नाटो पूर्व में 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगा। 1990 में नाटो की कुल सदस्यता थी सिर्फ 16 मेंबर, लेकिन हुआ क्या कि अगले साल 1 जुलाई 1991 को यूएसएसआर ने वार्सो पैक्ट को भंग कर दिया और 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया। कायदे से नाटो को वहीं पे भंग कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाटो 16 मेंबर से आज 30 मेंबर तक पहुंच गया। अब 1999 में जो रूस के फॉरेन मिनिस्टर थे एंथनी प्रिमाकोव, उन्होंने ये चीज रियलाइज की कि ये जो अमेरिका के मंसूबे हैं वो ठीक नहीं है और वो चाहता है कि वो दुनिया में एकमात्र सुपर पावर बने। इसलिए 1999 में प्रिमाकोव ने एक डॉक्ट्रीन का फॉर्मुलेशन की जिसको प्रिमाकोव डॉक्ट्रीन कहते हैं, जिसमें यह कहा गया कि रूस को सारे कदम उठाने चाहिए अपने आप को बचाने के लिए और दुनिया में एक सुपर पावर बनने के लिए। प्रिमाकोव डॉक्ट्रीन के तहत जब रूस ने रियलाइज किया कि अमेरिका अपने इरादे, अपने आश्वासन से मुकर गया है नाटो को एक्सपैंड के, तो 2014 में क्रीमिया पे कब्जा किया गया, क्योंकि क्रीमिया रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर क्रीमिया पे कब्जा नहीं होता तो काला सागर से लेके अटलांटिक महासागर तक का जो पानी का रास्ता था वो रूस के पास नहीं होता। अगर हम रूस का मैप देखेंगे, जो काला सागर है वो मेडिटेरियन सागर में मिलता है स्टेट ऑफ कर्च पे। स्टेट ऑफ कर्च जो है या कर्च जल संधि है, ये क्रीमिया में था। क्रीमिया 2014 से पहले यूक्रेन का हिस्सा था। तो रूस ने बड़ी अक्लमंदी से पहले क्रीमिया पे कब्जा किया और कर्च जल संधि पे कब्जा किया। अब उससे क्या हो गया, उससे मेडिटेरियन सी का उसको रास्ता अच्छा आराम से मिल गया। अब बॉस्फोरस स्टेट और बार्डेलस स्टेट, ये जो लिंक करते हैं मेडिटेरियन सी को काला सागर से,
ये जो थे ये टर्की के कंट्रोल में है। रूस के हमेशा टर्की के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं, हालांकि टर्की नाटो का मेंबर है। तो इससे क्या हुआ, जब क्रीमिया पे कब्जा कर लिया 2014 में, और अब इन्होंने डॉनबास के इलाके पे वर्चुअली कब्जा कर ही लिया है, मारिउपोल पे पूरा कब्जा कर लिया है। इनके पास काला सी पूरी तरह से इनके नीचे आ गया है। अब इनको कोई डर नहीं है कि इनकी जो नेवी है या मर्चेंट नेवी है उसके पानी के जहाज पूरा साल नहीं चल पाएंगे। और अब जो ये बाल्टिक सागर पे भी अब ये रूस थोड़ा अपना आक्रामक दिखा रहा है, और जब फिनलैंड और स्वीडन ने कहा कि हम नाटो में जाएंगे तो रूस ने कहा कि हम अपने न्यूक्लियर हथियार तैनात कर देंगे। ये सारा जो खेल है, अगर हम पूरे एंगल ऊपर से देखें, ये था पानी पे कंट्रोल करने का, क्योंकि किसी भी देश तो थोड़ी सा मैं जितनी आपने विस्तार से बताई, तो आपसे जानना चाहता हूं, इस उपलब्धि को एक छोटी मोटी उपलब्धि के तौर पर देखते हैं आप रूस के संदर्भ में, या एक देश के संदर्भ में इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखते हैं? हम लोग उलझे रहे कि देखो पुतिन कीव पे कब्जा कर पाए या नहीं कर पाए, और कुल मिला के उन्हें जो असल दीर्घकालिक लाभ के लिए चाहिए था, कीव पर कब्जा करते भी अगर पुतिन, तो 2 साल 5 साल 10 साल बाद तो वो कब्जा छोड़ना पड़ता है। ये जो इलाके में कब्जा किया है, ये वस्तुतः व्लादिमीर पुतिन की एक बड़ी जीत है, या आपका मानना है आई वॉश है, कोई खास नहीं? नहीं डॉक्टर माथुरी, ये तो राष्ट्रपति पुतिन की बड़ी जीत है, लेकिन इस जीत के लिए उन्हें इतना टाइम और इतना पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। उनका सैनिक लक्ष्य शुरू से ही होना चाहिए था डॉनबास पे कब्जा करना और नाइपर नदी के उस साइड जाना ही नहीं। तो ये लड़ाई जो 3 महीने तक चल रही है, ये लड़ाई 15-20 दिन के अंदर खत्म हो जाती। इनफैक्ट रूस इतना कॉन्फिडेंट था कि जब 24 फरवरी को इसने यूक्रेन में आक्रमण बोला, तो जो इनके फ्रंट लाइन सोल्जर्स थे, उनके बैकपैक में, उनके पिट्ठू में सेरेमोनियल मार्चिंग ड्रेस थी, जो ये दिखाती है कि रूस ने सोचा था 7 से 10 दिन में हम कीव पे कब्जा कर लेंगे और कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में विक्ट्री मार्च कर लेंगे। ऐसा नहीं हुआ। ये सफलता तो इनको मिली काला सागर पे कब्जा करके, लेकिन इस सफलता को बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में ये रूस हासिल कर सकता था। और ये जो लड़ाई 3 महीने लंबी चल रही है, ये लड़ाई महज 10-12 दिन की लड़ाई थी, और ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाती और कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना रूस की होनी थी ना पूरी दुनिया की होनी थी। तो सोढ़ी साहब का ये मानना है, मैं मंजूपुरी साहब बीच में हस्तक्षेप करते हुए आपके पास आना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि पुतिन ने बहकाने की कोशिश की, कीव पे कब्जा करने की कोशिशों के रूप में अपने आप को जाहिर करके असल लक्ष्य को छुपाने के लिए जाहिर ये किया कि देखो मैं कीव पे आ रहा हूं, कीव पे सफलता नहीं मिल रही है, लोग इस पे खुश हुए, और तब तक मैं जो असल हासिल करना था आपने वो असल हासिल कर लिया? हिमांशु जी, अगर मुझे पता होता कि व्लादिमीर पुतिन की मानसिकता क्या है तो मैं शायद आपके प्रोग्राम में ठीक है। तो देखिए, ये सब तो हम लोग जिसको कहते हैं जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं आफ्टर द इवेंट जी। बहुत सारे मिलिट्री विशेषज्ञ इसको जांच करेंगे, इसके एग्जामिनेशन होगी बहुत सालों तक कि रशियन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या मिले क्या नहीं। बट सर्टेनली इतना तो मानना पड़ेगा कि लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स, फेयरली गुड एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो है ब्लैक सी में, वो उन्होंने हासिल करे। और ऑब्जेक्टिव्स थे या नहीं थे वो हासिल हुए। अब यूक्रेन बनेगा नाटो मेंबर, नहीं बनेगा, 2 तो बन गए नाटो मेंबर्स। जो आर्थिक अर्थव्यवस्था रूस में, वो तो मानना ही पड़ेगा कि काफी स्टाइल से हिट हुई है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब चीजें तो देखनी पड़ेंगी कि क्या होता है। और अगर अमेरिका जैसा कंट्री ठान ले कि हम वहां तक रेस्ट नहीं करेंगे जब तक रशिया डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो मैं क्या कहूं, इसका टोटल जो आउटकम है, इट कैन बी डिजास्टर्स फॉर मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बट सर्टेनली वेरी डिजास्टर्स फॉर रशिया। मैं एक पहलू पर और जाना चाहता हूं इस संदर्भ में, डॉक्टर राम तिवारी आपसे बात करना चाहता हूं। जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो परमाणु हथियार संपन्न देशों की बात करें तो यूक्रेन भी उनमें से एक था। उसने परमाणु निरस्त्रीकरण संधि पर हस्ताक्षर किए, अपने हथियारों को त्याग दिया। क्या यह घटनाक्रम दुनिया में परमाणु हथियारों की नई होड़ पैदा नहीं करेगा? क्योंकि साफ जाहिर हो रहा है आप सुरक्षित तभी हैं जब आपके पास आधुनिकतम हथियार हैं। इस मुल्क में जिस देश को अपनी संप्रभुता को बचाना है, अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना है, उसे परमाणु शक्ति संपन्न होना ही पड़ेगा। क्या ये एक संदेश इस घटनाक्रम ने दुनिया को नहीं दे दिया है? इसके संदर्भ में आपका दृष्टिकोण? देखिए हिमांशु जी, मैं इस बात से असहमत हूं, क्योंकि परमाणु शक्ति संपन्न होने से सुरक्षा की गारंटी हो जाए
ये अब वर्तमान परिवेश में दृष्टिगत नहीं होता है, क्योंकि विश्व परिवेश की स्थिति हम जब देखते हैं कि जब से परमाणु शक्ति अब छोटे से छोटे देशों के पास भी है और विकसित देशों के पास भी है। वर्तमान समय में फिर मैं कोरोना कालखंड की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जी कि जब कोरोना कालखंड आया तो बायोलॉजिकल वेपन के ऊपर सारे विश्व का ध्यान केंद्रित हुआ जी और मेरा ये मानना है कि अप्रत्यक्ष रूप से ये बायोलॉजिकल वेपन का ही रूप था। प्रत्यक्ष रूप से अभी इस पे बहस चलेगी क्या जी। था क्या नहीं था, लेकिन बायोलॉजिकल वेपन आने के बाद जब बिना लड़े इतने सारे व्यक्तियों को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उस समय परमाणु शक्ति संपन्न होने मिथ्या का संकेत है। जी लेकिन वर्तमान परिवेश में जो रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा और उसका मैं मूलभूत जो कारण मान रहा हूँ, वो कारण सिर्फ मेरे दृष्टि से दो ही चीज थी। जी एक तो रूस का यह उद्देश्य था कि यूक्रेन नाटो देशों में न शामिल हो जी और दूसरा उसका उद्देश्य था कि जो प्राकृतिक गैस की आपूर्ति है वो उसके क्षेत्र से ही सबसे ज्यादा होती है। जी अगर रूस नाटो में सम्मिलित हो जाता तो उसके इस हितों को बहुत नुकसान पहुंच सकता था, जी। क्योंकि आने वाला समय प्राकृतिक गैसों पर ही आधारित है। जी आज वर्तमान परिवेश में हम रूस और यूक्रेन के युद्ध को अगर देखें तो रूस द्वारा यूक्रेन में जारी युद्ध को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई मान सकते हैं। जी इस युद्ध में कीव की चढ़ाई की उतनी ही बड़ी भूमिका है जितनी बड़ी साल 1940 में ऑपरेशन बार भरोसा के दौरान थी। जी फर्क केवल इतना है कि तब हिटलर ने सोवियत यूनियन पर चढ़ाई की थी, अब रूस ने यूक्रेन पर की है। हिटलर ने हमला करके जो गलती की वही पुतिन ने गलती की थी। पुतिन को यह आशा नहीं थी कि कोरोना कालखंड के बाद जब सारे देश टूटकर बिखर गए हैं, उस समय इस छोटी सी घटना पे विश्व के सारे देश एक साथ आकर अपना ध्यान केंद्रित कर लेंगे। जी अब अगर हम रूस की अभी 23 मई 2020 की घटना को देखते हैं कि रूस ने डोनबास शहर पर कब्जा कर लिया है जी और उसके दक्षिणी तट पर क्षेत्र का विस्तार और लाभ बढ़ाता चला जा रहा है। यूक्रेन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटा रहा है, पश्चिम देश उसे हथियार उपलब्ध करा रहे हैं। जी तो वर्तमान कालखंड में यह देखने की स्थिति है कि जब नाभिकीय युग की शुरुआत हो गई थी, बायोलॉजिकल वेपन्स की परिकल्पना करी जा रही थी, उस समय आधुनिकतम आमने सामने की लड़ाई का जो ये कालखंड शुरू हो गया, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। ये इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, लेकिन मेरी बात तो इसी पे कायम है। मैं वापस मंजीपुरी साहब आपका एक संक्षिप्त हस्तक्षेप चाहता हूँ इसमें। क्या आपको नहीं लगता है कि इसने ये एहसास कराया कि परमाणु शक्ति संपन्न होना कितना जरूरी है? हमारे साथ में डॉक्टर राम तिवारी से खारिज कर रहे हैं, पर क्या आपको कोई उदाहरण याद आता है कि परमाणु शक्ति संपन्न देश को इस प्रकार के एक बड़े युद्ध का सामना करना पड़ा हो? देखिए हिमांशु जी, जो हमारे कॉलीग यहाँ पर बोल रहे हैं वो जी। ठीक है, वो अपनी जगह में है, लेकिन अभी दुनिया इतनी ज्यादा बदली नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्ट्रक्शन, जी। आर्टिलरी फायर, लोगों को मारना, ये सब चीजें बिल्कुल कायम है। ये हम लोग अफ्रीका में देख रहे हैं, अफगानिस्तान में नहीं हमने देखा। जी। सीरिया एक बहुत अच्छा कंट्री था जिसके यहाँ पूरी MDGs होने वाले थे, और क्या तहस नहस कंट्री को कर दिया भाई। सिंपल ओल्ड फैशन आर्मामेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी जी। किसी ने परमाणु शक्ति तो यूज की ही नहीं। जी अब यूक्रेन वगैरह से तो परमाणु शक्ति निकाली गई। जी। वो निकाली गई क्यों? क्योंकि पावर उनकी रियली नहीं थी। जी तो इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास हो तो हम किसी किस्म से लास्ट बिट खुद तो हार जाएंगे, लेकिन आपकी भी डिस्ट्रक्शन कर सकेंगे, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। जी। लेकिन मैं मानता हूं कि वहां तक अभी कोई नहीं कहीं जा रहा। यूक्रेन की डिस्ट्रक्शन हो रही है ओल्ड फैशन स्टाइल से, वही तरीका जैसे इन्होंने कहा हिटलर ने उनको मारा, उन्होंने मारा वही आर्टिलरी, वही किस्म की चीजों के साथ, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी। रशिया के कॉस्ट जरूर होंगे, लेकिन आप मानेंगे कि इतने ज्यादा सोल्जर नुकसान इतना ज्यादा नहीं हो रहा। कहीं तो लोग मानते हैं कि उनकी एक्सेस एम्यूनिशन वगैरह वो सब यूज की जा रही है। जो भी है, एक बढ़िया कंट्री 46 मिलियन का बिल्कुल तहस नहस हो गया है एज अ रिजल्ट ऑफ, लेट मी से, बिग ईगोज ऑफ मेजर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। बिकॉज ये जो कंट्री था, इसके जो अपने लीडर्स थे, वो ये बात समझ ना पाए और दूसरों के इशारों पे चलते रहे।
कुल मिलाकर लोगों के अहंकार ने एक अच्छे खासे देश को बर्बाद कर दिया। मंजीव पुरी साहब का दर्द इस बात को लेकर है। किसने क्या हासिल किया ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, किसने क्या सब कुछ खो दिया इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यूक्रेन के संदर्भ में जेलेंस्की क्या याद किए जाएंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है। इस दौर में यूक्रेन के लोग किस तरीके से बर्बाद हुए इसको शायद हम याद रख पाएंगे। तय है कि ये युद्ध सबके लिए कुछ ना कुछ दे रहा होगा या खो रहा होगा, पर सबसे बड़ी कीमत अगर चुका रहे हैं तो वो यूक्रेन और यूक्रेन के लोग चुका रहे हैं। इसीलिए सबकी अपेक्षा ये जितनी जल्दी हो ये युद्ध बंद होना चाहिए। पर क्या जो अहंकार की लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारी इस आवाज़ को सुनेंगे, और सुनेंगे तो क्या उस पर अमल करेंगे, इसके संदर्भ में वाकई हमारी दिलचस्पी है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जो कुछ कार्यक्रम के अंत में मैंने कहा उसे शायर ने इससे भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से कहा। शायर ने लिखा है, इंतजार मुझे जंग खत्म होने का, है इंतजार मुझे जंग खत्म होने का, लहू की कैद से बाहर कोई बुलाता है। आशुफ्ताश चंगी जी ने जो ये कहा था, क्या ये आवाज बाइडेन, पुतिन, जेलेंस्की को सुनाई देगी? मुश्किल है। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।